आइए लगभग 3,500 साल पीछे चलते हैं। आज के इस 3D एक्सप्लेनर में हम भारतीय संस्कृति के बिल्कुल शुरुआती दौर में गोता लगाने वाले हैं। हम उस एक अकेली खोज के बारे में बात करेंगे जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को रातों रात बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। ये सिर्फ कुछ प्राचीन ग्रंथों के लिखे जाने का समय नहीं था, बल्कि ये कहानी है घुमंतू कबीलों के एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील होने की एक बेहद दिलचस्प यात्रा की। इस 3D जर्नी मैप के जरिए आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वो है वैदिक काल का एक संक्षिप्त परिचय, शुरुआती ऋग्वैदिक युग, फिर वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट यानी लोहे की खोज, उसके बाद का उत्तर वैदिक काल और अंत में वेदों की वो महान विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, वैदिक काल का परिचय और इस पूरे टाइमलाइन को समझना। इस पूरे 900 साल के लंबे इतिहास को हम मुख्य रूप से वेदों के जरिए ही समझ पाते हैं। अब जरा इस 3D टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसके बिल्कुल बीचों बीच यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसा कट आता है जो इस पूरे युग को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही पलट दी। बात करते हैं पहले हिस्से की, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस दौर की शुरुआत में आर्य उत्तर पश्चिम के सप्त सैंधव यानी 7 नदियों वाले इलाके में आकर बसे थे। उस वक्त ये लोग घुमंतू थे और पशुपालन किया करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनका समाज मुख्य रूप से 3 बड़े पिलर्स पर टिका था। और जैसा कि हम इन 3D मॉडल्स में देख सकते हैं, ये ढांचा बाद में आने वाले समाजों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खुला हुआ था। जरा सोचिए, उस जमाने में अमीर वो नहीं होता था जिसके पास हजारों एकड़ जमीन हो, बल्कि असली रईस वो था जिसके पास सबसे ज्यादा गायें होती थीं। पूरी की पूरी संपत्ति गायों में नापी जाती थी। इसीलिए इस 3D ग्राफिक में गविष्टि शब्द को इतना हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब ही होता है गायों की खोज। उस समय कबीलों के बीच होने वाले युद्धों की सबसे बड़ी वजह जमीन नहीं, बल्कि यही गायें हुआ करती थीं। और ये समाज कितना ज्यादा प्रगतिशील था, ये देखना सच में हैरान करता है। इन 3D हेरिटेज अक्षरों में उकेरे गए नाम देखिए। लोपामुद्रा और घोषा जैसी महान विदुषी महिलाओं ने इसी दौर में वैदिक मंत्रों की रचना की थी। उन्हें शिक्षा पाने, बड़ी बड़ी बौद्धिक बहसों में हिस्सा लेने और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी और शादी के फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी थी। उस समय समाज का लचीलापन ऋग्वेद के इस एक छोटे से कोड से बिल्कुल साफ हो जाता है। मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ मक्का पीसती हैं। मतलब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे लोग अलग अलग पेशे अपना सकते थे। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, बल्कि इंसान के काम से तय होती थी। है ना कमाल की बात? फिर आता है हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम मोड़, लोहे की खोज। 1000 ईसा पूर्व का वो ऐतिहासिक कैटलिस्ट। और यहीं से शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल की, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। लोहे के मिलने से सब कुछ बदल गया। मजबूत लोहे की कुल्हाड़ियां और हलों की मदद से उत्तर प्रदेश और बिहार के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो पाया। अब कबीले गंगा के मैदानी इलाकों में बसने लगे। और जाहिर है, एक जगह बसने का मतलब था पूरे के पूरे समाज का फिर से खड़ा होना। इन 3D दृश्यों में हम 3 सबसे बड़े बदलाव देख सकते हैं। पशुपालन की जगह खेती ने ले ली। छोटे घुमंतू कबीले अब क्षेत्रीय साम्राज्यों में बदल गए और समाज बहुत ज्यादा सख्त हो गया। अगर हम इस 3D कंपैरिजन को देखें तो ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। बाईं तरफ देखिए, एक लचीला, घुमंतू और गायों पर निर्भर समाज, और दाईं तरफ खेती पर टिका, जमीनों में बटा हुआ एक ऐसा समाज जहां जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर जाति व्यवस्था ने जन्म ले लिया था। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अब गायों को बचाने से ज्यादा जोर अपनी सीमाओं को बढ़ाने पर था। छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर जनपद कहलाने लगे। कुरु और पांचाल जैसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य, सारी की सारी ताकत अब एक राजा के हाथ में आ गई। जहां राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, ये नियम पक्का हो गया। लेकिन इस राजनीतिक तरक्की के साथ साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक पतन भी शुरू हुआ। जो वर्ण व्यवस्था पहले इंसान के काम पर आधारित थी, वो अब जन्म पर आधारित एक सख्त जाति व्यवस्था में बदल गई। और सबसे दुखद बात, महिलाओं से शिक्षा और खुद के फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, वेदों की विरासत, जो हमारे ज्ञान की एक बहुत बड़ी और मजबूत नींव है। भले ही समाज में कई कमियां आ गई थीं,
लेकिन इस पूरे युग ने एक ऐसी बौद्धिक विरासत पीछे छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। वेद, जिसका सीधा सा अर्थ होता है ज्ञान। ये ज्ञान मुख्य रूप से 4 ग्रंथों में बटा है। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें प्रकृति की स्तुति है। फिर सामवेद, जहां से भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्मकांडों के नियम हैं। और अथर्ववेद, जो प्राचीन चिकित्सा और उपचार के बारे में बताता है। अब इन चमकते हुए 3D अक्षरों पर ध्यान दीजिए। उपनिषद। उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते धार्मिक कर्मकांड इतने ज्यादा महंगे और जटिल हो गए थे कि एक बड़ी दार्शनिक क्रांति छिड़ गई और इसी से उपनिषदों का जन्म हुआ। इन्होंने सारे खर्चीले कर्मकांडों को किनारे कर दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आत्मा और सर्वोच्च सत्य की खोज पर लगा दिया। तो इस 3D एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वास्तव में किस युग की विरासत ज्यादा गहरी है? ऋग्वैदिक काल की वो अद्भुत सामाजिक आज़ादी और खुलापन, या फिर उत्तर वैदिक काल की वो तकनीकी और खेती से जुड़ी प्रगति जिसने इतने बड़े साम्राज्यों की नींव रखी? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी सभ्यता का निर्माण आज़ादी और तकनीक के इसी उतार चढ़ाव वाले संतुलन से ही होता है। खैर, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।